मंजू वर्मा, सह आचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। टॉपिक है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता से ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया था कि कांग्रेस की अनुपस्थिति में भारत की राजनीतिक गुत्थी को नहीं सुलझाया जा सकता। वायसराय लॉर्ड इरविन ने केंद्रीय विधानमंडल में पहले ही गांधी जी से सहयोग देने की अपील कर चुके थे। उधर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि यदि सविनय अवज्ञा आंदोलन के संचालकों की ओर से वायसराय की अपील के प्रति कोई शुभ प्रतिक्रिया होती है तो उनकी सेवाओं को ध्यान में रखकर कदम आगे उठाए जाएंगे। समझौते का कार्य प्रशस्त करने के उद्देश्य से वायसराय ने गांधी तथा कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अन्य सदस्यों को बंदी गृह से मुक्त करने की आज्ञा दी। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह अस्वस्थता के कारण इलाहाबाद में स्वराज्य भवन में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। इसी बीच प्रथम गोलमेज के परिषद के प्रतिनिधि वापस लौट आए। डॉक्टर जयकर और तेज बहादुर स्प्रू ने भारतीय और वायसराय के बीच वार्ता के लिए मध्यस्थता की। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने महात्मा गांधी को वायसराय लॉर्ड इरविन से बातचीत करने को कहा। गांधी और वायसराय के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता शुरू हुई। काफ़ी बातचीत के बाद 5 मई 1921 ईस्वी को एक समझौता हुआ 1931 ईस्वी एक समझौता हुआ जो इतिहास में गांधी इरविन समझौते के नाम से विख्यात है। कांग्रेस ने 31 मार्च 1931 ईस्वी को कराची अधिवेशन में समझौते की स्वीकृति दी। समझौते की शर्तों के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित आश्वासन दिए। पहला है, हिंसात्मक अपराधों के बंदियों के अतिरिक्त अन्य समस्त राजनीतिक बंदियों को मुक्त कर दिया जाएगा। दूसरा है, सरकार द्वारा जब्त संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा। तीसरा है, नमक को निःशुल्क तैयार करने व एकत्रित करने का अनुमति दी जाएगी। चौथा है, शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर शांतिपूर्वक पिकेटिंग यानी धरना करने की अनुमति दी जाएगी। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी निम्नलिखित बातें स्वीकार की। पहली है, वह सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी। दूसरा, वह पुलिस ज्यादती के लिए निष्पक्ष जांच की मांग नहीं करेगी। तीसरा, वह भारत के हित में संरक्षणों तथा रक्षा कवचों सहित उत्तरदायित्व के आधार पर दूसरी गोलमेज परिषद में भाग लेगी। चौथा है, वह समस्त बहिष्कारों को बंद कर देगी। नेक्स्ट है, समझौते पर प्रतिक्रिया। कांग्रेस के बहुमत ने समझौते का स्वागत किया, परंतु वामपंथियों तथा युवकों ने इसका घोर विरोध किया। सुभाष चंद्र बोस ने इसे कांग्रेस की पराजय कहा। पंडित नेहरू को संरक्षण की व्यवस्था से बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि संरक्षण की व्यवस्था और स्वतंत्रता में कोई मेल नहीं है। गांधी सरदार भगत सिंह और उसके साथियों को फांसी के तख्ते से नहीं बचा सके, जिससे युवकों को बड़ी निराशा हुई और उन्होंने गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। टाइम्स ऑफ नामक समाचार पत्र ने स्पष्ट कहा कि यह ब्रिटिश कूटनीति की विजय थी, क्योंकि इसके द्वारा कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई, जो दिन प्रतिदिन तीव्र होता जा रहा था और सरकार की स्थिति डावाडोल होती जा रही थी। इस संबंध में रजनी पामदत्त ने कहा था कि गांधी इरविन समझौते में कांग्रेस की कोई मांग पूरी नहीं हुई, यहाँ तक कि नमक कानून भी नहीं हटाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। कांग्रेस ने उस गोलमेज परिषद में भाग लेना स्वीकार किया जिसका बहिष्कार करने को उसने शपथ ली थी। स्वराज्य की दिशा में कोई निश्चित कदम भी नहीं उठाया गया। ऐसा समझौता समय की मांग के अनुसार आवश्यक था। बहुत से लोगों को कांग्रेस की से वितृष्णा होने लगी थी और उनके कार्यक्रम से के कारण वे दूर भागते जा रहे थे।
गांधी इरविन समझौते ने कांग्रेस की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और उसके प्रभाव को विस्तार किया। पंडित नेहरू के शब्दों में, समझौते के उपरांत अनेक व्यक्ति जो तूफानी दिनों में कष्ट से घबराकर कांग्रेस से बच रहे थे, कांग्रेस की ओर आकर्षित होने लगे और उन्होंने अपने पिछले व्यवहार को सुधारने का प्रयत्न किया। यहाँ तक कि सांप्रदायवादियों ने भी उनके समीप आने का प्रयत्न किया। कष्ट और दुखों में से गुजरने के कारण इसकी प्रतिक्रिया और मान बढ़ी और जाति का नैतिक स्तर उन्नत हुआ। गांधी इरविन समझौते का कांग्रेस के कराची अधिवेशन में तीव्र विरोध हुआ। नवयुवकों ने इसका विरोध किया और गांधी को काले झंडे दिखाए, लेकिन गांधी की संवेदनापूर्ण अपील के फलस्वरूप कांग्रेस अधिवेशन ने इसका अनुमोदन किया और उनको द्वितीय गोलमेज परिषद में भाग लेने के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। 25 मार्च 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में एक प्रतिनिधि ने यहाँ तक कहा कि यदि समझौते के लिए गांधी जी के अलावा और कोई उत्तरदायी होता तो उसे उठाकर समुद्र में फेंक दिया गया होता। अधिवेशन में गांधी जी की तीखी आलोचना के बाद कांग्रेस ने गांधी इरविन समझौते को स्वीकार कर लिया, परंतु इसके लिए गांधी जी व इस अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कठिन परिश्रम करना पड़ा। कांग्रेस के इस अधिवेशन में गांधी को ही एकमात्र दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नियुक्त किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्तित परिस्थितियां और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। जब 7 सितंबर 1931 को लंदन में दूसरा गोलमेज सम्मेलन प्रारंभ हुआ, तब तक इंग्लैंड और भारत में महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हो चुके थे। इंग्लैंड में मजदूर दल की सरकार की स्थापना, एक राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हुआ जिसमें मजदूर, अनुदार और उदार तीनों दल सम्मिलित हुए। सर सैमुअल होकर भारत सचिव नियुक्त हुआ, जो एक पक्का अनुदारवादी था। लॉर्ड इरविन जैसे उदारवादी के स्थान पर लॉर्ड विलिंगस्टन वायसराय नियुक्त हुआ। वह एक लौह पुरुष था जिसे गांधी इरविन समझौते से कोई सहानुभूति नहीं थी। इन राजनीतिक परिवर्तनों से गांधी इरविन समझौते को गहरा धक्का लगा। भारतीयों ने यह महसूस किया कि ब्रिटिश नौकरशाही समझौते की शर्तों को तोड़ने पर तुली हुई है। फलस्वरूप गांधी जी गोलमेज परिषद में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की। अंत में गांधी जी और लॉर्ड विलिंगटन की भेंट शिमला में हुई और दोनों ने एक समझौता हुआ। गांधी जी के गोलमेज परिषद में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित होने को तैयार हो गए। मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू को व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। द्वितीय गोलमेज परिषद की बैठक सितंबर 1931 ईस्वी को प्रारंभ हुई। गांधी 22 सितंबर को लंदन पहुंचे। सम्मेलन में एक प्रतिकूल राजनीतिक स्थिति में शुरू हुआ। इंग्लैंड में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गई, जिसमें अनुदार और उदार दलों की प्रधानता थी। परिवर्तित राजनीतिक स्थिति के कारण द्वितीय गोलमेज परिषद भारत के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर सकी। इस संबंध में डॉक्टर जकरिया ने कहा है कि यदि महात्मा गांधी पहली गोलमेज परिषद में, जब इंग्लैंड में मजदूर सरकार थी, भाग लेते तो ये हमारे लिए अधिक लाभप्रद होता, क्योंकि उस समय तक कोई निर्णय नहीं किया गया था। 1930 ईस्वी में बेन के समय गोलमेज परिषद वस्तुतः एक पारस्परिक वाद विवाद था, जबकि 1931 में सैमुअल होर के समय में यह निरर्थक और भड़कीली वाद विवाद की सभा थी। द्वितीय गोलमेज परिषद में प्रतिनिधि प्रमुख समस्याओं के संबंध में एक निर्णय पर नहीं पहुंच सके। इसका कारण यह था कि एक ओर महात्मा गांधी जैसे उच्च आदर्शों के पुजारी तथा दूसरी ओर संप्रदायवादी और संकीर्ण विचारों के लोग इसमें भाग ले रहे थे। महात्मा गांधी ने केंद्र में द्वैध शासन को कार्यान्वित करने का कटु शब्दों में विरोध किया। उन्होंने सुरक्षा, सेना तथा विदेशी विभाग पर पूर्ण नियंत्रण रखने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि भारत को राष्ट्रमंडल में संबंध विच्छेद करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। द्वितीय गोलमेज परिषद में निम्नलिखित बातों के संबंध में निर्णय लिया गया। पहला है नए संविधान का ढांचा।
दूसरा संघीय न्यायपालिका का ढांचा, तीसरा संघीय व्यवस्थापिका का निर्माण, चौथा केंद्र तथा प्रांतों के बीच में आर्थिक साधनों का बंटवारा, पांचवा भारतीय राज्यों के भारत संघ में सम्मिलित होने का आधार। द्वितीय गोलमेज परिषद का अधिवेशन 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ। यह असफल रहा। इसकी असफलता का प्रमुख कारण ब्रिटिश सरकार का विरोधी रुख था। वह भारत की समस्या का हल निकालने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं थी। अतः ब्रिटिश सरकार ने ऐसी गोली चलाई कि सम्मेलन किसी मूल समस्या पर एक राय नहीं ले सका। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति। एक और गांधी जी लंदन में भारतीय समस्याओं को सुलझाने के लिए वार्ता में लगे हुए थे। दूसरी ओर ब्रिटिश नौकरशाही भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए कदम उठा रही थी। सैकड़ों कांग्रेसी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया, लाल कुर्ती दल को अवैध घोषित कर दिया गया और उनके नेताओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, यूपी आदि जगह दमनकारी शासन चलाया जा रहा था। तो गांधी ने 29 दिसंबर 1931 को इस आस से तार भेजा कि अगर सरकार दमनकारी नीतियों को समाप्त नहीं करेगी तो हम सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ कर देंगे। इसके साथ ही गांधी जी ने वायसराय से भेंट करने की इच्छा व्यक्त की, परंतु वायसराय ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की धमकी देने की भेंट करने से इनकार कर दिया। अतः कांग्रेस कार्य समिति ने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। 3 जनवरी 1932 को गांधी ने करबंदी सहित सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने की घोषणा कर दी। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते ही सरकार का दमन चक्र तेज हो गया। 4 जनवरी 1932 को गांधी और पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस गैर कानूनी संस्था घोषित कर दी गई। छोटे बड़े सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को जेल में ठूंस दिया गया। हजारों व्यक्ति जिन पर कांग्रेसी होने का या कांग्रेस के साथ सहानुभूति रखने का संदेह था, उनको बंदी बना लिया गया। अनेक कांग्रेसियों की संपत्ति जब्त कर ली गई। कांग्रेस के सभी कार्यालयों पर पुलिस द्वारा छापे मारे गए। जन समुदायों को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा छापे मारे गए। जन समुदायों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठियों और गोलियों का सहारा लिया। इस प्रकार 1932 के अंत तक लगभग काफी लोगों को जेलों में बंद कर दिया गया। वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने गर्वपूर्ण शब्दों में कहा कि वह कांग्रेस को 6 सप्ताह में बिल्कुल कुचल देगा, परंतु उसकी इस आशा पर पानी फिर गया। शासन के विरोध में सभाएं तथा प्रदर्शन किए गए। विदेशी वस्त्रों तथा शराब की दुकानों का विरोध किया गया। कर तथा भूकर नहीं दिए गए। नमक का उत्पादन किया गया तथा सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। प्रतिबंध के बावजूद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में श्री रणछोड़ दास की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें 700 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन में पूर्ण स्वतंत्रता के लिए पुनः संकल्प किया गया। यद्यपि मुस्लिम लोगों ने आंदोलन में भाग नहीं लिया, परंतु राष्ट्रवादी मुसलमान संघर्ष में अगुवा थे। सरकार ने अत्यधिक दमन चक्र के कारण आंदोलन में शिथिलता आने लगी। 8 मई 1933 को सरकार ने गांधी जी को मुक्त कर दिया। 19 मई 1933 को गांधी ने आंदोलन को 12 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और 7 अप्रैल 1934 को गांधी ने आंदोलन को समाप्त ही कर दिया। इसका मनोवैज्ञानिक दृष्टि से प्रभाव ठीक नहीं पड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि आंदोलन का स्थगन पराजय की स्वीकारोक्ति है और राजनीतिक नेता के रूप में गांधी असफल सिद्ध हुए। श्री नेहरू ने गांधी जी के निर्णय की कटु आलोचना की, परंतु यद्यपि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया, परंतु ब्रिटिश सरकार कांग्रेस और राष्ट्रीय भावना को कुचलने में बिल्कुल असमर्थ रही। आंदोलन की उपलब्धियां। इस आंदोलन ने सारे देश में एकता और जागृति की महान सरिता को अवगाहन किया। लोग स्वाधीनता प्राप्ति के लिए आतुर हो गए
और देश में भावनात्मक एकता का एक अपूर्व वातावरण संस्थापित हुआ, जिसमें निम्न वांछित परिणाम निकले। पहला है, इस आंदोलन से राष्ट्रीयता की भावना को असीम बल मिला और भारतीयों में नव चेतना का संचार हो गया। जो जो सरकार का दमन चक्र बढ़ता गया, तो जनता के विश्वास में वृद्धि होती गई। उन्हें यह पूर्ण विश्वास हो गया कि वे अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति कर सकते हैं, बेशर्त कि उनमें आत्मविश्वास और अटल संकल्प बना रहे। दूसरा, इस आंदोलन ने जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी पक्षों पर अनुकूल प्रभाव डाला। स्वदेशी का प्रचार होने से देश में आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम को बल मिला। इसके साथ ही चूंकि यह आंदोलन जन आंदोलन था, अतः उसे देश के सभी वर्गों का समर्थन प्राप्त हुआ। तीसरा, इस आंदोलन ने क्रांतिकारियों की गतिविधियों को प्रभावित किया। वे बंद तो नहीं हुए, परंतु शिथिल अवश्य हो गए, क्योंकि उन्हें जनता का पूर्ण सहयोग नहीं मिल सका। चौथा, विदेशों में भी भारत के प्रति नैतिक सहानुभूति का भाव जागृत हुआ और ब्रिटेन के उदारवादी तत्व सरकार पर यह जोर देने लगे कि वे भारत की समस्याओं पर ध्यान दें, उसे जितना जल्दी हो उतना जल्दी स्वतंत्रता प्रदान कर दें। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में अत्यंत क्रांतिकारी घटना थी, जिसने देश में अपूर्व उत्साह और गौरवपूर्ण राष्ट्रीयता का संचार किया। इस आंदोलन की सबसे ठोस उपलब्धि यह थी कि इसका आधार जनमानस होने से यह देश के मर्म को पहली बार सार्थक रूप में पहचान पाई। इस आंदोलन ने विश्व जनमत का नैतिक समर्थन प्राप्त किया और अंग्रेजों पर इस मनोवैज्ञानिक तथ्य का रहस्योत्पादन किया कि वे अधिक समय तक स्वतंत्रता की मांग की उपेक्षा नहीं कर सकते। निसंदेह यह आंदोलन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन का गौरवपूर्ण पहलू था।